तो चलिए आज की इस गहरी पड़ताल को शुरू करते हैं। हमारे सामने श्रीमद् भगवत गीता के 111 विचारों का एक संकलन है। अब देखिए, गीता पर तो हजारों सालों से बात हो रही है, तो आज हम कुछ नया क्या करने वाले हैं। हमारा मकसद सिर्फ इन विचारों को दोहराना नहीं है, बल्कि इन्हें आज की कसौटी पर कसना है। हमारे पास ये 18 अध्याय और 700 श्लोकों का एक सार है, और हमारा मिशन है ये जानना कि क्या ये सदियों पुरानी बातें आज के स्टार्टअप कल्चर, मेंटल हेल्थ क्राइसिस और सोशल मीडिया के दौर में भी उतनी ही रेलेवेंट है। ये एक बहुत बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि अक्सर ऐसे ग्रंथों को या तो पूजा की वस्तु बना दिया जाता है, हाँ, या फिर उन्हें आउटडेटेड मानकर छोड़ दिया जाता है। लेकिन स्रोत का जो कोर आइडिया है वो ये है कि ये एक प्रैक्टिकल हैंडबुक है, एक लाइफ मैनुअल। अच्छा, तो आज हम इसे एक फिलॉसफी की किताब की तरह नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल टूल किट की तरह देखेंगे। क्या ये विचार हमें बेहतर डिसीजन मेकर, एक शांत दिमाग वाला इंसान और एक ज्यादा फुलफिल्ड प्रोफेशनल बना सकते हैं? बिल्कुल। तो चलिए सबसे मशहूर और शायद सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड विचार से ही शुरू करते हैं। सृजन में कहा गया है, कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों पर कभी नहीं। एग्जैक्टली। अब सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसे आज की कॉर्पोरेट दुनिया में लागू कैसे करें, जहां हर क्वार्टर में रिजल्ट्स देखे जाते हैं, परफॉर्मेंस रिव्यू होता है, टारगेट्स होते हैं। क्या ये फिलॉसफी हमें अनएम्बिशियस नहीं बना देगी? मतलब क्या ये कहने का एक तरीका है कि बस काम करते जाओ, प्रमोशन या बोनस की चिंता मत करो? ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, और शायद इस विचार की सबसे गलत व्याख्या भी यही है। गीता का मतलब एम्बिशन छोड़ना नहीं, बल्कि रिजल्ट एंजाइटी छोड़ना है। रिजल्ट एंजाइटी, हाँ, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आप सोचकर देखिए, जब आप किसी काम को सिर्फ उसके परिणाम के डर या लालच में करते हैं, तो आपका आधा ध्यान तो वो भविष्य की कल्पनाओं में ही लगा रहता है। सही बात है। अगर सफल नहीं हुई तो क्या होगा, अगर मुझे रिकॉग्निशन नहीं मिली तो। स्रोत का तर्क ये है कि ये चिंता आपकी फोकस और आपकी क्रिएटिविटी दोनों को खा जाती है। तो ये एक तरह का मेंटल हैक हुआ परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए। एग्जैक्टली। ये परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने का एक मेंटल हैक है, उसे कम करने का नहीं। जब आप पूरी तरह से प्रोसेस में डूब जाते हैं तो आप अपना बेस्ट वर्जन सामने लाते हैं। जैसे क्रिकेट का उदाहरण लें, एक बल्लेबाज अगर हर गेंद पर शतक बनाने के बारे में सोचेगा तो वो गेंद पर ध्यान ही नहीं दे पाएगा। बिल्कुल, उसका काम है गेंद के मेरिट पर खेलना। शतक अपने आप बन जाएगा। स्रोत यही कह रहा है, अपने काम के साथ एक फ्लो स्टेट में आ जाओ, परिणाम उस स्टेट का बाय प्रोडक्ट होगा। यहाँ एक और बात है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी। स्रोत कहता है, सही कर्म वो नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हों, बल्कि सही कर्म वो है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। ये तो सफलता की पूरी परिभाषा ही बदल देता है। हाँ। मतलब अगर मैंने पूरी मेहनत और अच्छी नीयत से कोई प्रोजेक्ट किया और वो फेल हो गया, तो भी मेरा कर्म सही था। हाँ, और ये बहुत लिबरेटिंग सोच है ना? है तो। ये हमें फेलियर के डर से आज़ाद करती है। हमारी दुनिया बहुत ज़्यादा आउटकम ऑब्सेस्ड है। हम सिर्फ नतीजों से लोगों को जज करते हैं। लेकिन ये विचार कहता है कि आपकी नीयत, आपका इंटेंशन ही असली कसौटी है। क्या आपने अपना काम ईमानदारी से किया? क्या आपका उद्देश्य सही था? अगर हाँ, तो आप सफल हैं, भले ही बाहरी दुनिया उसे फेलियर का टैग दे दे। यह आपको अपने कर्मों की ओनरशिप लेने के लिए भी प्रेरित करता है। स्रोत में एक जगह साफ लिखा है, कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। मतलब आपके हाथ में जो कार्ड्स हैं वो उतने जरूरी नहीं जितना कि आप उन कार्ड्स को खेलते कैसे हैं। बिल्कुल सही। तो कर्म का सिद्धांत तो समझ आता है, लेकिन अक्सर हम सही कर्म करने से चूक जाते हैं, और शायद इसकी सबसे बड़ी वजह हमारा अपना मन होता है, जो हमें भटका देता है। स्रोत में मन को लेकर एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कही गई है, सिर्फ मन ही किसी का दोस्त और किसी का दुश्मन होता है। ये कैसे हो सकता है? मतलब हमारा अपना मन जो हमारे अंदर है वो हमारा दुश्मन कैसे बन सकता है? ये तब होता है जब मन का कंट्रोल वो हमारे हाथ से निकलकर हमारी इंस्टिंक्ट्स के हाथ में चला जाता है। स्रोत इसके लिए 3 मुख्य दरवाजे बताता है और कहता है ये नरक के 3 रास्ते हैं। क्या है वो? वासना, गुस्सा और लालच। अब ये शब्द सुनने में बहुत भारी और पुराने लगते हैं। हाँ, लगते तो हैं। लेकिन अगर हम इन्हें मॉडर्न साइकोलॉजी की भाषा में देखें तो ये है अनफुलफिल्ड डिजायर, फ्रस्ट्रेशन और एंडलेस क्रेविंग। इसे थोड़ा और खोलिए, ये एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं? ये असल में एक दूसरे से ही पैदा होते हैं। ये एक विशेष साइकिल है। वासना यानी किसी चीज को पाने की तीव्र इच्छा,
ये एक नया फोन हो सकता है, एक प्रमोशन हो सकता है, या सोशल मीडिया पर वैलिडेशन। बिल्कुल। और जब वो डिजायर पूरी नहीं होती तो फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है, यानी गुस्सा, और उस फ्रस्ट्रेशन से पैदा होता है लालच, उस चीज को किसी भी कीमत पर हासिल करने का ऑब्सेशन, चाहे तरीका सही हो या गलत। आज का पूरा कंज्यूमर कल्चर इसी साइकिल पर तो चल रहा है। आपको लगातार महसूस कराया जाता है कि आपके पास कुछ कमी है, और जब आप उस कमी को पूरा करने के लिए भागते हैं तो आपका मन आपका दुश्मन बन जाता है। हाँ, वो आपको कभी शांत नहीं बैठने देता। ठीक है, तो अगर मन दुश्मन बन सकता है तो उसे दोस्त कैसे बनाया जाए? स्रोत अभ्यास और लगातार कोशिश की बात करता है, लेकिन ये बहुत वेग लगता है। अभ्यास का मतलब क्या है? क्या बस बैठ के सोचना है कि मुझे गुस्सा नहीं करना? ये प्रैक्टिकल नहीं लगता। नहीं नहीं, यहाँ अभ्यास का मतलब पैसिव थिंकिंग नहीं, बल्कि एक्टिव ट्रेनिंग है। एक्टिव ट्रेनिंग। हाँ, जैसे आप जिम में जाके मसल्स ट्रेन करते हैं, वैसे ही ये मन को ट्रेन करने की बात है। स्रोत कहता है कि मैं और मेरा की भावना से मुक्त होने पर शांति मिलती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने परिवार या अपने काम से प्यार करना छोड़ दें। लेकिन ये मैं और मेरा की भावना छोड़ना, ये तो इंसान के बेसिक नेचर के खिलाफ लगता है। सर्वाइवल के लिए तो ये जरूरी है। क्या ये प्रैक्टिकल भी है? क्या स्रोत हमें पूरी तरह से डिटैच्ड होने के लिए कह रहा है? ये एक और गहरा पॉइंट है। डिटैच्ड होने का मतलब इंडिफरेंट होना नहीं है। अच्छा। इसका मतलब है कि आपकी खुशी का सोर्स मेरा यानी पोजेशन ना हो। आप अपने परिवार से प्यार करें, लेकिन वो मेरे हैं वाली पोजेसिवनेस से ऊपर उठकर। आप अपने काम को एंजॉय करें, लेकिन अपनी सेल्फ वर्थ को उस काम के नतीजे से ना जोड़ें। ये देखना कि क्या आप शांत रह सकते हैं, ये एक अभ्यास है। अच्छा। जब सोशल मीडिया पर आपकी पोस्ट को उम्मीद से कम लाइक्स मिलते हैं, तो अपनी सेल्फ वर्थ पर सवाल उठाने की बजाय क्या आप इंडिफरेंट रह सकती हैं, ये भी एक अभ्यास है। और स्रोत में कहा गया है कि जिसके पास सब्र की ताकत है उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो ये धैर्य या सब्र वो इसी अभ्यास का एक नतीजा है। बिल्कुल। सब्र कोई पैसिव क्वालिटी नहीं है, ये एक एक्टिव स्ट्रेंथ है। ये इम्पल्सिव रिएक्शंस और कंसिडर्ड रिस्पॉन्सेस के बीच का गैप है। और जब कोई इंसान इस पर विजय पा लेता है, तो स्रोत कहता है कि उसके लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक जैसे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उसे गर्मी नहीं लगती। नहीं नहीं, इसका मतलब यह है कि बाहरी परिस्थितियां उसके मन की शांति को भंग नहीं कर सकती। उसका थर्मोस्टैट अंदर से सेट होता है, बाहर के मौसम से नहीं। तो हमने कर्म की बात की, जो हमारा बाहरी एक्शन है। फिर हमने मन की बात की, जो हमारी आंतरिक दुनिया है। इन दोनों को मिलाकर हमारे जीवन को देखने का नजरिया कैसा होना चाहिए? स्रोत में एक लाइन है जो बहुत से लोगों को या तो बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग लगती है या फिर बहुत प्रॉब्लमैटिक। तुम्हारे साथ जो हुआ है वो अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। ये सुनने में तो लिबरेटिंग लगता है, लेकिन क्या ये एक तरह की डेंजरस पैसिविटी नहीं सिखाता? अगर किसी के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ हो, जैसे कोई अपराध या कोई भयानक हादसा, तो उसे ये कहना कि जो हुआ अच्छा हुआ, क्या ये उसके दर्द को इनवैलिडेट नहीं करता? ये सवाल इस विचार के दिल में है। अगर हम इसे सरफेस लेवल पर देखें तो ये बहुत इनसेंसिटिव लग सकता है। लेकिन अगर इसकी गहराई में जाएं तो ये जो हुआ अच्छा था कहने के बारे में नहीं है, बल्कि जो हो चुका है उसे एक्सेप्ट करने के बारे में है। मतलब रैडिकल एक्सेप्टेंस। एग्जैक्टली, रैडिकल एक्सेप्टेंस। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अन्याय को सही ठहरा रहे हैं, बल्कि ये है कि आप अपनी एनर्जी उस चीज से लड़ने में बर्बाद नहीं कर रहे जिसे आप बदल नहीं सकते, और वो है अतीत। तो ये भविष्य के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट है, अतीत पर फुल स्टॉप नहीं। बिल्कुल। ये अतीत के बोझ से मुक्त होकर वर्तमान में एक्शन लेने की ताकत देता है। हम अक्सर अगर मैंने ऐसा ना किया होता या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ कि जाल में फंसे रहते हैं। ये विचार हमें उस जाल से बाहर निकालता है। ये कहता है कि लाइफ न्यूट्रल है, हम उसे अपने विचारों से अच्छा या बुरा बनाते हैं। इसी से जुड़ी एक और बात स्रोत में है, जीवन ना तो बीते हुए कल में है और न ही भविष्य में, बल्कि जीवन का आनंद तो बस आज को जीने में है। ये हमें वर्तमान पल की शक्ति को समझाता है, और इस पूरे माइंडसेट की नींव विश्वास पर टिकी लगती है। स्रोत बार बार कहता है, इंसान अपने विश्वास से बनता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है।
ये तो मॉडर्न सेल्फ हेल्प की पावर ऑफ बिलीफ वाली बात जैसा ही है। हाँ, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर के साथ। क्या? यहाँ विश्वास का मतलब सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, बल्कि अपने नेचर को, अपने कोर को समझना है। इसी संदर्भ में आत्मविश्वास और घमंड के बीच का महीन फर्क भी बताया गया है, जो आज के पर्सनल ब्रांडिंग के दौर में बहुत रेलेवेंट है। अच्छा, मैं ये काम कर सकता हूँ, ये आत्मविश्वास है। सिर्फ मैं ही ये काम कर सकता हूँ, ये घमंड है। बिल्कुल, ये बहुत बारीक लाइन है। बहुत बारीक। आत्मविश्वास आपकी काबिलियत पर भरोसे से आता है। घमंड आपकी इनसिक्योरिटी को दूसरों से बेहतर दिखाकर छिपाने की कोशिश से आता है। जैसे मैं ये प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ, ये कॉन्फिडेंस है। मेरे बिना ये प्रेजेंटेशन हो ही नहीं सकता, ये ईगो है। सही बात है। हम सब ने ऑफिस में या अपने सोशल सर्कल में ऐसे लोगों को देखा है। स्रोत हमें बताता है कि सच्चा विश्वास शांत होता है, उसे शोर मचाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब तक की बातचीत से ये समझ आ रहा है कि सब कुछ हमारे अंदर ही है। कर्म करने की क्षमता, मन पर नियंत्रण और विश्वास की शक्ति। लेकिन हम अकेले तो रहते नहीं, हम समाज में, रिश्तों में रहते हैं। तो दूसरों के साथ हमारे व्यवहार को लेकर स्रोत क्या कहता है? यहाँ भी शुरुआत एक बहुत ही सरल लेकिन गहरे नियम से होती है। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद ना हो, वैसा व्यवहार आप दूसरों के साथ भी ना करें। ये तो एम्पैथी का कोर प्रिंसिपल है। हाँ, यह हमें हर एक्शन से पहले बस एक पल रुककर ये सोचने के लिए कहता है कि अगर कोई मेरे साथ ऐसा करे तो मुझे कैसा लगेगा। लेकिन क्या ये आज की कंपैटिटिव दुनिया में हमेशा प्रैक्टिकल है, जहां लोग अक्सर दूसरे को नीचे धकेल कर आगे बढ़ते हैं? स्रोत आइडियलिस्टिक होने के साथ साथ प्रैक्टिकल भी है। वो ये नहीं कहता कि आप नाइव बन जाएं, लेकिन वो ये कहता है कि आपका कोर बिहेवियर करुणा और सम्मान पर आधारित होना चाहिए। स्रोत हमें अपना, पराया, छोटा बड़ा के भेद से ऊपर उठने को कहता है। यहां तक कि दान का सही मतलब भी समझाया गया है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी जरूरतमंद इंसान को दिया जाए, वही सच्चा दान है। इसमें दिखावे या बदले में कुछ पाने की उम्मीद की कोई जगह नहीं है। ये सिर्फ एक ड्यूटी है, ट्रांजैक्शन नहीं। रिश्तों को लेकर भी कुछ ठोस सलाह है, जैसे चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव है। हमें तो लगता है कि बहस में जीतने से या बदला लेने से हमें शांति मिलेगी। और हम सब जानते हैं कि ऐसा होता नहीं है। सही बात है। बहस जीतने से रिश्ता खराब होता है और बदला लेने से हम खुद नफरत की आग में जलते रहते हैं। चुप रहना हार मानना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कुछ लड़ाइयां लड़ने लायक ही नहीं होती। और माफ कर देना सामने वाले के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए होता है। खुद के लिए? हाँ, ये उस बोझ को अपने कंधों से उतार फेंकने जैसा है। और ये सामने वाले को उसकी गलती का एहसास कराने का सबसे शक्तिशाली तरीका हो सकता है, क्योंकि आपकी माफी उसे आईना दिखाती है। यहाँ एक और बात है जो आज के सोशल मीडिया और गॉसिप कल्चर में बहुत मायने रखती है। स्रोत चेतावनी देता है कि दूसरों की बातें सुनकर किसी के बारे में राय बनाना मूर्खता है। हाँ, क्योंकि ये हमें शॉर्टकट लेने के लिए उकसाता है। किसी को जानने और समझने में मेहनत लगती है, जबकि उसके बारे में बनी बनाई राय को मान लेना बहुत आसान है। स्रोत कहता है, इंसान नहीं, उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव शिफ्ट है। ये हमें किसी व्यक्ति पर अच्छा या बुरा का परमानेंट लेबल लगाने से रोकता है। हम व्यक्ति के बजाय उसके कर्मों पे फोकस करते हैं। इससे फायदा? इससे हम किसी व्यक्ति से हमेशा के लिए नफरत करने के बजाय उसके गलत कर्मों से असहमत हो सकते हैं और सही कर्मों की सराहना कर सकते हैं। ये रिश्तों में ज्यादा मैच्योरिटी और फेयरनेस लाता है। तो आज की इस पूरी पड़ताल को अगर समेटें तो ये सिर्फ कुछ नैतिक नियमों की सूची नहीं है, ये एक तरह का मेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड है। हमने कर्म के सिद्धांत को देखा, जहां नियत नतीजों से ज्यादा जरूरी है, जो हमें फेलियर के डर से मुक्त करती है। हमने मन को एक टूल की तरह देखना सीखा, जिसे ट्रेन करके दुश्मन से दोस्त बनाया जा सकता है। हमने जीवन के प्रति रैडिकल एक्सेप्टेंस का नजरिया समझा, जो हमें अतीत के बोझ से आजाद कर वर्तमान में जीने की ताकत देता है। और आखिर में हमने रिश्तों को एम्पैथी और समझ से चलाने के प्रैक्टिकल तरीके देखे। बिल्कुल, इसका केंद्रीय संदेश यही लगता है कि हमारी ज्यादातर समस्याओं का सोर्स और सॉल्यूशन दोनों हमारे अंदर ही हैं। सच्ची खुशी और शांति बाहरी उपलब्धियों या दूसरों के वैलिडेशन में नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन में है। ये हमें सिखाता है कि हम परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं, बल्कि अपने विचारों और कर्मों के माध्यम से अपने जीवन के आर्किटेक्ट हैं।
हमारा मन ही है जो एक ही परिस्थिति को समस्या, चुनौती या अवसर बना सकता है। द चॉइस इज ऑलवेज आवर्स। और जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। स्रोत में कहा गया है, जब भविष्य साफ ना दिखे तो अपने आज को बेहतर बनाने में लग जाए। ये भविष्य की चिंता करने की बजाय वर्तमान में कर्म करने की बात है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर हमारा आज ही हमारे आने वाले कल की नींव रखता है, तो आज का वो कौन सा एक विचार या कर्म है जिसे बदलकर हम अपने भविष्य में सबसे बड़ा फर्क ला सकते हैं।